नमस्कार। समस्त साहित्य सुधीजनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आज आप लोगों के समक्ष साहित्य की एक ऐसी विधा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसे एकांकी कहते हैं। और हम दरअसल राम वृक्ष बेनीपुरी जी के एकांकी, जिसमें 4 एकांकी, जिसमें कि संकलन है 4 एकांकियों का, उसमें से राम राज्य का पठन और वाचन कर रहे थे, जो कि एक रेडियो रूपक है। तो इसके 3 दृश्य का तो हम पठन और वाचन कर चुके हैं और आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ राम राज्य का चौथा दृश्य लेकर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें 2051 का एक काल्पनिक दृश्य है। तो 2051 में गांधी जी के राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और इसके बारे में इतनी शोहरत है जिसे सुनकर एक शिष्टमंडल आया है, जिसका हिस्सा एक स्त्री और एक पुरुष है, जो ये जानना चाहते हैं कि दरअसल भारत में जो इस राम राज्य की स्थापना हुई है, इसी स्वरूप के एक राज्य की स्थापना दक्षिणी ध्रुव पर भी की जानी है और इसीलिए ये पता करने के लिए आते हैं। तो पिछले दृश्य में हमने देखा था कि इन्होंने श्रमशाला का भ्रमण किया था और जैसा कि तय था कि पुरुष जो है वो श्रमशाला का भ्रमण करेंगे और स्त्री जो है वो बच्चों की पाठशाला का भ्रमण करेंगी। तो इसीलिए ये तय हो चुका था। तो श्रमशाला का भ्रमण करने के पश्चात अब बारी थी बच्चों की पाठशाला का भ्रमण करने की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चौथे दृश्य में बच्चों का कलरव सुनाई पड़ता है। एक बच्चा कहता है, देखो देखो मेरे गुलाब में कितना सुंदर फूल खिल आया है। इसका रंग है गुलाब का और गंध रजनीगंधा की। कैसा कमाल किया है मैंने। दूसरा बच्चा, इधर देखो, क्या ऐसा आलू तुमने देखा है? मैंने इसके लिए खास खाद बनाई थी, गुण टमाटर का, स्वाद नाशपाती का। तीसरा बच्चा कहता है, अरे भाई दोनों इधर आओ और देखो मेरी यह पुस्तक धारिणी। इस पर पुस्तकें फेंक भी दो तो अपने आप ही पंक्तियों में सज जाती हैं। कैसी कारीगरी की है मैंने। शिक्षक कहते हैं, बच्चों अब इधर आ जाओ, थोड़ा सैद्धांतिक ज्ञान भी तो ले लो। सब बच्चे कहते हैं, आया गुरुदेव। तो इस दृश्य में हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों के पढ़ाई का जो तरीका है वो पूर्णतया बदल गया है। वो अब सैद्धांतिक सिर्फ नहीं रह गया है बल्कि प्रायोगिक भी हो गया है और बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं और इस प्रोजेक्ट में शिक्षक जो है वो एक सहायक की भूमिका निभाता है। तो गुरुजी के बुलाने पे, शिक्षक के बुलाने पे सारे छात्र उनके पास पहुंचते हैं और गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, प्रायोगिक ज्ञान तो तुमने ले लिया, अब थोड़ा सा सैद्धांतिक ज्ञान भी ले लो। स्त्री, पुरुष और पथ प्रदर्शक का प्रवेश। स्त्री कहती है, क्यों महोदय, यही आपकी पाठशाला है? शिक्षक, हाँ यही हमारी पाठशाला है। शिक्षक, हाँ यह हमारी पाठशाला ही तो है। पुरुष, यह पाठशाला है या उद्योगशाला? शिक्षक कहते हैं, यूं समझिए तो पाठशाला, उद्योगशाला और प्रयोगशाला तीनों एक साथ। बापू ने शिक्षा का यह नवीन प्रयोग प्रारंभ किया था जिसे वह मौलिक शिक्षा पद्धति कहते थे। बच्चों का सबसे पहला काम होता है दूध पीना, फिर खेलना। भोजन के साथ खेल को जोड़ दीजिए और फिर इन दोनों का संबंध शिक्षा से कर दीजिए। बस शिक्षा का यह मूल सूत्र पकड़कर हम आगे बढ़ते हैं, इसी से यह मौलिक शिक्षा कहलाती है। स्त्री कहती है कि आपके राम राज्य की सब चीजें ही विचित्र है, क्या मैं इन बच्चों से बात कर सकती हूँ? शिक्षक कहते हैं कि हाँ, शिक्षा पद्धति में भी काफी बदलाव हो गया है। जैसे कि पहले सिर्फ पुस्तक से पढ़ाई की जाती थी, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बापूजी की बेसिक शिक्षा पद्धति यानी कि मौलिक शिक्षा पद्धति में सभी चीजों का समन्वय किया गया है। इसमें कुछ इस तरीके की शिक्षा दी जाती है जिसमें बच्चे हाथ से भी कुछ कार्य कर सके। तो एक तरह से शिक्षा का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, एक तरह से जो शिक्षा का उद्देश्य है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, वो सिर्फ एक पक्ष का विकास करके नहीं होगा कि बच्चे सिर्फ पढ़ लें, बल्कि उनके साथ ही साथ उनमें कुछ कार्य क्षमता भी आनी आवश्यक है और साथ ही साथ सोल यानी कि आत्मा का भी विकास होना आवश्यक है। यानी जब जब किसी भी बच्चे का, यानी कि जब छात्रों का बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों का ही विकास होता है, तभी वह पूर्ण शिक्षा कहलाती है। और बापू के राम राज्य में इसी तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है। काल्पनिक समय है 2051 का और आज चल रहा है 2024।
पर आप देख सकते होंगे कि आज की शिक्षा में भी काफ़ी कुछ इन चीज़ों का समन्वय किया गया है और बच्चों को बहुत सारा काम इस तरीके का दिया जाता है जो वो सिर्फ अपने से, शिक्षक के मात्र सहयोग से, शिक्षक के गाइडेंस से कर सकें। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट वर्क करके बच्चों का पूर्ण रूप से विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। तो उनकी शिक्षा पद्धति भी यही थी, मौलिक शिक्षा पद्धति या बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की। तो स्त्री जो थी साथ में, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपके राम राज्य की हर चीज ही विचित्र है। यानी श्रमशाला को यदि देखें तो उसमें भी संगीत का समावेश कर दिया है, या स्कूल को यदि देखें, पाठशाला को यदि देखें तो पाठशाला में भी संगीत को जोड़ दिया गया है शिक्षा के साथ, और इन दोनों को फिर भोजन के साथ जोड़ दिया गया है। तो कोई सा भी चीज भारी सा नहीं लगता, कोई सा भी चीज बोझिल नहीं लगता। तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें बहुत ही सरलता से और नैसर्गिक रूप से चल रही हैं, बहुत ही नेचुरली चल रही हैं। शिक्षक कहते हैं शिक्षक कहते हैं क्यों नहीं, क्योंकि स्त्री कुछ बच्चों से बात करना चाहती थी, कुछ छात्रों से बात करना चाहती थी, तो शिक्षक से पूछती है कि क्या मैं बच्चों से बात कर सकती हूँ। तो शिक्षक कहते हैं क्यों नहीं बात कर सकते। फिर वो एक बच्चे को बुलाते हैं कि रामू इधर आ जाओ। तो रामू नाम का वो बच्चा आता है और वो महिला उससे बात करती है। स्त्री पूछती है आप किस वर्ग में पढ़ रहे हैं। बच्चा, वर्ग? वर्ग क्या है, बापू के समाज में वर्ग? स्त्री शिक्षक से, यह बच्चा क्या कह रहा है, क्या यहाँ पाठशालाओं में वर्ग नहीं रखे जाते हैं। शिक्षक कहते हैं कि नहीं श्रीमती जी, और बच्चों से कहते हैं कि रामू यह जानना चाहते हैं कि तुम क्या सीख रहे हो। शिक्षक कहते हैं कि नहीं रामू, दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि तुम क्या सीख रहे हो, वर्ग से इनका तात्पर्य है कि तुम सीख क्या रहे हो। स्त्री को यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ पर बच्चों की पाठशालाओं को वर्गों में नहीं बांटा गया है, अर्थात किसी तरह की कक्षा नहीं है, किसी तरह का क्लास नहीं है, किसी तरह का सेग्रीगेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है जिसकी चर्चा करना नितांत आवश्यक है। कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम वर्गों में बांट देते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 9वीं कक्षा, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम एक तरह का सेग्रीगेशन करते हैं और बच्चों को एक साथ मिलके काम करने से रोकते हैं। तो उनका ये कहना है कि इस तरीके से हमारे यहाँ वर्गों में नहीं बांटा जाता है। तो शिक्षक ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके से वर्गों में नहीं बांटा जाता है, बल्कि हम लर्निंग पे जोर देते हैं और हमारा तात्पर्य और हमारा उद्देश्य सीखना रहता है कि हम किस तरीके से सीखें। यह फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे किस वर्ग में हैं, बल्कि ये फर्क पड़ता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। बच्चा जो है वो बच्चा कहता है, बच्चा उस स्त्री के प्रश्न का जवाब देता है कि जमीन और बीज के भेदों को समझ चुका हूँ, अब मौसम के भेद से जमीन और बीज के भेद के बारे में प्रयोग कर रहा हूँ। क्या ऐसा गेहूं नहीं बनाया जा सकता जो धान के मौसम में? कहते कहते स्त्री जो होती है उसे रोक देती है और कहती है रहने दो बच्चे, मैं समझ गई। बच्चा कहता है नहीं नहीं, मैं और भी सीख चुका हूँ, मैं ऐसी कुर्सी बनाने में लगा हूँ जो बैठते ही मनचाही दिशा में पहुंचा दे। स्त्री, रहने दीजिए, मैं समझ गई समझ गई। धन्य है आपके शिक्षक जिन्होंने ऐसे छोटे बच्चों में इतना ज्ञान भर दिया है। बच्चा, शिक्षक? शिक्षक किसे कहते हैं? स्त्री, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? स्त्री को फिर से बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ शिक्षक को शिक्षक नहीं कहा जा रहा है, स्कूल में, पाठशाला में कोई वर्ग नहीं है और बच्चे बस सीख रहे हैं। तो उन्हें बच्चा जब आश्चर्यचकित होता है कि शिक्षक शिक्षक किसे कहते हैं, तो स्त्री कहती है तो उन्हें आप क्या कहते हैं? तो शिक्षक बताते हैं कि श्रीमती जी, हमारे यहाँ शिक्षक नहीं होते। शिक्षक वह है, जैसा आपने कहा है, जो बच्चों में ज्ञान भरे। बच्चों में ज्ञान भरने का पेशा हमारे यहाँ नहीं रह गया है। हमें बच्चों में जो ज्ञान निहित है उसे उभारना भर है। इसीलिए जो लोग उन्हें इस कर्म में सहायता पहुंचाते हैं वे शिक्षक नहीं कहलाकर शिक्षा सहायक कहलाते हैं। शिक्षक शब्द हमने जानबूझकर छोड़ दिया है, क्योंकि सहायक शब्द से बच्चे सदा यह अनुभव करते हैं कि उन्हें स्वयं शिक्षित होना है, हमारा काम सिर्फ सहायता देना है। और इसके बाद संगीत का स्वर आने लगता है और आप देख रहे हैं कि आज के समय में ये कितना अप्रोप्रिएट है। गांधी जी की शिक्षा के प्रति जो ये अवधारणा है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों ही चीज़ों का विकास होना अति आवश्यक है। ठीक उसी तरह से शिक्षक की भूमिका के बारे में भी उनका यही मानना है कि शिक्षक जो है
वो शिक्षक नहीं है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि शिक्षा जो है वो टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा महत्व दिया जाए और शिक्षक जो है वो सिर्फ सहायक के रूप में उपस्थित रहे। शिक्षक जो है वो सिर्फ सहायक के रूप में उपलब्ध रहे, क्योंकि बच्चों को हमें नई चीज़ सिखानी नहीं है, उनके भीतर ऑलरेडी वो चीज़ है और सिर्फ उन चीज़ों को उजागर करना है। और उन चीज़ों को उजागर करने में हम जो सहायता कर सकते हैं, तो ऐसे में शिक्षक शब्द एप्रोप्रिएट नहीं है, शिक्षक शब्द उचित नहीं है। उसकी जगह पर शिक्षा सहायक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो संगीत का स्वर आने लगता है और बच्चा कहता है, वह नया पाठ प्रारंभ हो रहा है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? स्त्री कहती है, शिक्षण में भी आपने संगीत को प्रमुखता दे रखी है। शिक्षक, श्रम के साथ संगीत और संगीत के साथ शिक्षण, शिक्षण और श्रम को जोड़ने वाली कड़ी तो संगीत ही है ना। संगीत को बंद कर दीजिए, श्रम और शिक्षण दोनों नीरस, शुष्क और उबाने वाले बन गए। स्त्री, आपके यहाँ सब कुछ बहुत विचित्र है। तो आप देखेंगे कि सचमुच संगीत का कितना महत्व है आज के समय में, जब शिक्षा के साथ संगीत को जोड़ दिया जाए। ऐसे भी आप ध्यान दीजिए कि शिक्षा में जो टाइम टेबल बनता है, वो उसमें लाइट सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। यदि हम बच्चों को सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ाएंगे, तो वो तो एक मशीन बन के निकलेंगे, कंप्यूटर बन के निकलेंगे। यदि हम उन्हें साहित्य नहीं समझाएंगे, यदि हम उन्हें संगीत नहीं समझाएंगे, तो उनका लाइफ तो बहुत रोबोटिक हो जाएगा। उनके भीतर जो भावनाएं हैं वो कैसे जगेगी? तो इस चीज़ को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि संगीत को शिक्षा में एक अहम स्थान दिया जाए, ताकि ऐसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को कि वो यदि मैथ्स सॉल्व करते हैं, तो मैथ सॉल्व करते समय गाना लगा लेते हैं। कई बार ये बहुत विरोधाभास सा आपको लगता होगा कि गाना बजाने से सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, पर दरअसल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस तरीके से उनकी एक रास्ता खत्म होती है और वो शिक्षण में इस संगीत के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा तेज गति से और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते। तो इस तरीके से ये चौथा दृश्य समाप्त हुआ और अब राम राज्य में सिर्फ 2 दृश्य बच गए हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले दृश्य में, 5वें दृश्य में, अगली वीडियो में। और मैं सभी वीडियो में अभी तक जो 4 मैंने पढ़ा है, इन सभी में प्रीवियस वीडियोस की लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप चाहें तो एक साथ सारे देख सकें। और जब आप एक साथ देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं पॉडकास्ट की सहायता से, तो भी हम उसमें कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और यदि हम ब्रेक कर करके पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें एक तन्मयता भंग होती है। तो कोशिश कीजिए कि वक्त निकाल के साहित्य को सुने और देखें। यदि सभी पार्ट को आप एक साथ देखेंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आगे जानने की उत्सुकता भी रहेगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। क्या आपको ये पसंद आता है कि मैं आप लोगों के समक्ष साहित्य की अलग अलग विधा लेकर आती हूँ? और यदि हाँ, तो कृपया सहयोग कीजिएगा। सहयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि फिर से वही बात कि मैं सिर्फ अकेले पढ़ के इसका विकास नहीं कर सकती, कुछ लोग देखेंगे तो इसका विकास नहीं हो सकता। आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को प्रेषित कीजिए वीडियो। और क्योंकि ये बहुत अच्छा माध्यम है, जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये एक रेडियो रूपक था, यानी रेडियो पे सुनाया जाता था, और अब तो पॉडकास्ट का भी समय आ गया है। तो कितना आसान है इसे सुनना, आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सोते समय इसे लगा लीजिए और तब सुनिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। साहित्य के साथ कुछ समय बिताइए, साहित्य के प्रसार में सहयोगी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।